Hello friends and my dear students, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड वीडियो लेक्चर सीरीज के में हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो लेक्चर में वो है NMR सिग्नल्स। स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर ये बताना आवश्यक समझता हूँ कि NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए है वो यह है कि NMR का जो स्पेक्ट्रम हमें प्राप्त होता है उसके अंदर उपस्थित जो सिग्नल्स हैं वो सिग्नल्स हमें हमारे अननोन कंपाउंड है या नॉन कंपाउंड है उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में क्या जानकारी देता है। हमारे केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए मैं समझता हूँ कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में सबसे महत्वपूर्ण यही है कि हम NMR के स्पेक्ट्रम को किस प्रकार से एनालाइज करें या इंटरप्रेट करें जिससे कि हम उस अननोन कंपाउंड के स्ट्रक्चर को आसानी से डिटरमाइन कर सकें। तो हम आज इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे कि एक जो NMR स्पेक्ट्रम है उसमें उपस्थित जो NMR सिग्नल्स है वो हमें क्या क्या जानकारियाँ देता है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े मैं ये बता दूं यहाँ पर कि NMR से रिलेटेड अब तक भी जितने भी वीडियो लेक्चर्स मेरे YouTube चैनल पर अपलोड होकर के प्रसारित हो चुके हैं आप उन्हें एक साथ देखने के लिए मैं यहाँ पर इंफॉर्मेशन टैब में उसका जो लिंक है वो शेयर किए हुए हैं, तो आप वहाँ जाकर के उन्हें एक साथ देख सकते हैं। तो हम शुरू कर रहे हैं हमारा जो टॉपिक है NMR सिग्नल। तो कोई भी NMR का जो स्पेक्ट्रम है उसमें उपस्थित जो NMR सिग्नल है वो हमें क्या क्या जानकारी देते हैं। तो चार महत्वपूर्ण यहाँ पर मैंने पॉइंट्स में इन्हें कैटेगराइज किया है कि सबसे पहले किसी भी NMR के स्पेक्ट्रम में जितने सिग्नल्स हमें मिलते हैं, द नंबर ऑफ सिग्नल्स, उससे हमें क्या पता पड़ रहा है, शोज हाउ मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट। अर्थात उस कंपाउंड में कितने प्रकार के हाइड्रोजन्स या हाइड्रोजनों का जो समूह है वो उपस्थित है, यानी कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में हमें वो सिग्नल बताएंगे। जितने प्रकार के प्रोटॉन उतने ही प्रकार के यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्नल्स हमें प्राप्त होंगे। सेकंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि उन सिग्नल की जो लोकेशन है जिसको कि हम यहाँ पर हमारे NMR स्पेक्ट्रम में केमिकल शिफ्ट के नाम से जानते हैं, कि उनकी जो लोकेशन है वो लोकेशन सिग्नल की हमें ये बताएगा कि वो जो प्रोटॉन है वो उस कंपाउंड में कितने शील्डेड हैं या डीशील्डेड हैं। हमें पता है कि जितना अधिक शील्डिंग होगा वो NMR स्पेक्ट्रम में अपफील्ड एरिया में यानी कि कम केमिकल शिफ्ट पोजीशन पर प्राप्त होंगे, जबकि जितना अधिक वो डीशील्डेड होगा वो उतना ही अधिक लो फील्ड एरिया में या यूं कहिए कि अधिक केमिकल शिफ्ट वाली पोजीशन पर वो हमें प्राप्त होते हैं। थर्ड जो पॉइंट इसके अंदर आता है वो है इंटेंसिटी। किसी भी NMR के सिग्नल की जो इंटेंसिटी है वो इंटेंसिटी से हमें सीधे सीधे ये पता पड़ता है कि जिन प्रोटॉन्स की वजह से वो सिग्नल हमें प्राप्त हुआ है उस सिग्नल की जो इंटेंसिटी है वो ये जाहिर करती है कि वो कितने प्रोटॉनों की वजह से वो सिग्नल प्राप्त हुआ है। इसका मतलब इंटेंसिटी ऑफ दिस सिग्नल शोज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ दैट टाइप, अर्थात उस प्रकार के जो प्रोटॉन की संख्या है वो कितनी है वो हमें सीधे सीधे उस इंटेंसिटी से प्राप्त हो जाती है। लास्ट फोर्थ पॉइंट जो है वो है सिग्नल स्प्लिटिंग। अब वो जो NMR के अंदर है हम देखते हैं कि सिग्नल जो है वो सिंगलेट के रूप में भी हो सकता है, तो डबलेट ट्रिपलेट या क्विंटेट यानी कि मल्टीप्लेट स्ट्रक्चर भी प्राप्त हो सकता है। इसे हम स्प्लिटिंग पैटर्न कहते हैं, जिसे कि हम N+ रूल की सहायता से भी हमने इसे यहाँ पर समझा हुआ है। तो वो जो स्प्लिटिंग है वो क्या बताता है, स्प्लिटिंग हमें बताता है कि किसी एक प्रोटॉन के नियर बाय में या एडजेसेंट में कितने प्रोटॉन्स उपस्थित हैं, क्योंकि उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका सिग्नल कितने मल्टीप्लेट स्ट्रक्चर में स्प्लिट होगा। सो सिंगल सिग्नल स्प्लिटिंग शोज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑन एडजेसेंट एटम्स। तो कुल मिलाकर के NMR का जो सिग्नल है हमें वो क्या क्या जानकारी दे रहा है, नंबर ऑफ सिग्नल शोज हाउ मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटॉन, लोकेशन या यूं कहिए कि केमिकल शिफ्ट शोज हाउ शील्डेड और डिशील्डेड द प्रोटॉन्स आर, intensity how many numbers of proton of that type, and splitting means how many numbers of protons on adjacent carbon atom। अब हम इन चारों को पॉइंट्स को एक एक करके लेकर के हम चलेंगे कि सबसे पहले किसी NMR सिग्नल में जो नंबर ऑफ सिग्नल्स आते हैं वो कितने हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने सिंपल सिंपल एग्जांपल्स लेकर के यहाँ पर आपको बताया है कि ये साइक्लोहेक्सेन है। अब चूंकि साइक्लोहेक्सेन में
प्रत्येक कार्बन पर दो दो हाइड्रोजन उपस्थित है और दोनों हाइड्रोजन जो हैं उन सबका केमिकल एनवायरनमेंट एक समान है, या यूं कहिए कि छह कार्बन पर जितने भी हाइड्रोजन उपस्थित हैं उन सबका केमिकल एनवायरनमेंट एक समान है। इसीलिए यहाँ पर हमें जो सिग्नल प्राप्त होगा वो एक प्राप्त होता है। इसी प्रकार से अब ये बेंजीन है, तो बेंजीन में अब क्या हुआ यहाँ पर कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसकी वजह से डबल बॉन्ड ट्रिपल से और सिंगल बॉन्ड का अनुनाद चलता रहता है, तो पूरी रिंग के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड घूमता रहता है। तो कुल मिलाकर के हर कार्बन पर उपस्थित एक हाइड्रोजन सभी कार्बन पर एक एक है, तो सबका केमिकल एनवायरनमेंट एक जैसा है। इसीलिए बेंजीन के छहों प्रोटॉन भी क्या होते हैं, एक सिग्नल ही हमें यहाँ पर देंगे। इसी प्रकार से यदि हम इस कंपाउंड को देखो तो 1 2 3 4, तो ये आपका ये देखा जाए तो 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटीन है। यहाँ आप यदि देखोगे तो ये मिथाइल, ये मिथाइल, ये भी मिथाइल और ये भी मिथाइल, यानी कि कुल मिलाकर के चारों मिथाइल के जो कुल 12 प्रोटॉन है वो सारे के सारे एक ही केमिकल एनवायरनमेंट में है, इसीलिए ये भी हमें एक ही सिग्नल देगा। इस स्ट्रक्चर को यदि आप देखो तो ये पैराजाइलिन है, जहां पर कि पैरा पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। तो अब आप देख सकते हो कि ये मिथाइल और ये मिथाइल के जो टोटल 6 प्रोटॉन है ये अलग केमिकल एनवायरनमेंट में है। तो बेंजीन के 2 प्रोटॉन तो ये वाले और 2 प्रोटॉन ये वाले, तो बेंजीन के जो 4 प्रोटॉन है ये अलग केमिकल एनवायरनमेंट में है। तो बेंजीन के चारों प्रोटॉन का एक सिग्नल और ये 6 प्रोटॉन का एक अलग सिग्नल, तो कुल मिलाकर के पैराजाइलिन में हमें क्या मिलेंगे, 2 सिग्नल्स की प्राप्ति होगी। अब आपको यहाँ पर फॉर प्रैक्टिस यहाँ पर हमने यहाँ पर बात करी है कि एक कंपाउंड आपको ये दिया हुआ है जिसमें कि 1 2 3 यानी कि 3 मिथाइल है, और तीनों मिथाइल यदि हम देखें तो तीनों का केमिकल एनवायरनमेंट एक जैसा नजर आ रहा है, तो ये हमें एक ही सिग्नल देगा। लेकिन यहाँ यदि आप देखो इथाइल ब्रोमाइड तो CH3 CH2Br दोनों का केमिकल एनवायरनमेंट अलग अलग है, तो ये 2 सिग्नल देंगे। इसी प्रकार से यदि आप देखो तो CH3 CH2 CH2Br यहाँ पर भी तीनों का केमिकल एनवायरनमेंट अलग अलग है, तो ये हमें यहाँ पर 3 सिग्नल देगा। लेकिन यहाँ पर आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, तो इस प्रोटॉन का केमिकल एनवायरनमेंट दोनों मिथाइल के केमिकल एनवायरनमेंट से अलग है, तो ये दोनों का तो एक सिग्नल और इसका एक सिग्नल, तो कुल मिलाकर के 2 सिग्नल हमें यहाँ पर क्या होंगे, प्राप्त होंगे। तो आपने देखा यहाँ इसके लिए 1, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ पर 2 सिग्नल हमें प्राप्त होंगे। इसी प्रकार से यदि हम इस केस में देखें तो 1 2 3 एंड 4 चारों का केमिकल एनवायरनमेंट अलग अलग है। इस मिथाइल का एनवायरनमेंट इस CH2 से अलग है, CH2 का इन दोनों की वजह से डिफरेंट है, तो CH का भी डिफरेंट है, तो ये 4 सिग्नल देगा। लेकिन यदि आप देखो कि 1 एंड 3 दोनों पोजीशन पर क्लोरीन लगे हुए हैं, तो ये प्रोटॉन्स एक ही केमिकल एनवायरनमेंट के हैं, जबकि बीच वाला CH2 के प्रोटॉन डिफरेंट केमिकल एनवायरनमेंट का है, तो ये हमें एक सिग्नल इनकी वजह से और एक सिग्नल इसकी वजह से, तो 2 सिग्नल देगा। लेकिन यदि इस केस को देखो यदि आप यहाँ पर तो CH2 का अलग केमिकल एनवायरनमेंट एक सिग्नल, इस मिथाइल का अलग केमिकल एनवायरनमेंट दूसरा सिग्नल, और इन चारों को अभी हम एक समान मान के यदि चलें तो इन चारों का एक अलग सिग्नल। तो यहाँ पर आपको 4 सिग्नल, यहाँ आपको 2 सिग्नल और यहाँ आपको 3 सिग्नल प्राप्त होंगे। तो कुल मिलाकर के किसी NMR स्पेक्ट्रम में हम नंबर ऑफ सिग्नल्स को किस प्रकार से चेक करें, उसके लिए हमने यहाँ पर इन एक्सरसाइजेस को यहाँ पर दिया है। अब हम हमारा जो सेकंड पॉइंट है यानी कि पोजीशन ऑफ सिग्नल्स यानी कि केमिकल शिफ्ट के बारे में बात करें, जो हमें क्या बताती है कि ये जो सिग्नल आए हैं उनकी पोजीशन यानी कि जो केमिकल शिफ्ट है वो किस किस प्रकार से होती है, अर्थात कौन से प्रकार के वो प्रोटॉन है, क्योंकि जिस जिस प्रकार का प्रोटॉन या हाइड्रोजन होगा उस आधार पर उसकी क्या होगी, केमिकल शिफ्ट होगी। तो हम देखते हैं कि प्राइमरी यानी कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से लगे हुए जो हाइड्रोजन हमारे वो जनरली 0.9 ppm डेल्टा वैल्यू पर अपना सिग्नल देते हैं। ये ध्यान रखना कि ये सारे के सारे विद रेफरेंस टू क्या है, TMS है, यानी कि TMS का पीक हम यदि 0 डेल्टा ppm पर मान के चलते हैं तो उसके रेफरेंस में ये जितने भी हमारे प्रोटॉन्स दिए हुए हैं ये उनके सिग्नल्स हैं। तो यदि हमारा सेकेंडरी प्रोटॉन होगा तो वो 1.3 डेल्टा पर देगा, तो टर्शियरी प्रोटॉन 1.5 डेल्टा पर। लेकिन जैसे ही एरोमेटिक
रिंग कार्बन से लगा हुआ प्रोटॉन यदि है तो वो देखिए आप 6 से लेकर के 8.5 डेल्टा वैल्यू तक अपना सिग्नल देता है। यदि इसी प्रकार से एलाइलिक प्रोटॉन है तो 1.7 डेल्टा। बेंजील यानी कि C6H5CH2 वाला जो प्रोटॉन है वो 2.2 से 3 डेल्टा वैल्यू तक अपना सिग्नल देता है। क्लोराइड्स 3 से 4, ब्रोमाइड 2.5 to 4। तो हम ये देखते हैं यहाँ पर कुल मिलाकर के कि जैसे जैसे हमारा जो प्रोटॉन है उसका केमिकल एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है, वैसे वैसे ही उसकी जो केमिकल शिफ्ट है वो भी क्या होगी, चेंज होती रहेगी। या यूँ कहें हम कि एक एनएमआर के स्पेक्ट्रम में यदि कोई सिग्नल 6 to 8.5 डेल्टा वैल्यू पर हमें ऑब्जर्व होता है तो हम उस प्रोटॉन के नेचर को ये कह सकते हैं कि वो प्रोटॉन एरोमेटिक कार्बन से लगा हुआ प्रोटॉन होगा। और यही हमें एनएमआर सिग्नल्स को इंटरप्रेट या एनालाइज करने की जो क्षमता है वो हमें आनी चाहिए। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट एक ये है कि कॉम्बिनेशंस में ग्रेटली इन्फ्लुएंस केमिकल शिफ्ट। कॉम्बिनेशंस होने पर केमिकल शिफ्ट इन्फ्लुएंस होती है। हम जानते हैं कि जैसे फॉर बेंजिल हाइड्रोजन्स, बेंजिल क्लोराइड जो है वो शिफ्ट हो जाती है लोअर फील्ड की ओर, क्योंकि क्लोरीन यदि लगा हुआ है तो क्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट की वजह से वो उन प्रोटॉन्स को क्या कर देगा, डीशिल्डेड कर देगा। इस वजह से वो उनका केमिकल शिफ्ट जो है वो डाउनफील्ड जोन के अंदर चला जाएगा। यहाँ हम देखें कि केमिकल शिफ्ट को हम किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए यहाँ दिया हुआ कि हम रेफरेंस कंपाउंड टीएमएस लेते हैं, टेट्रामेथिलसिलेन, ये टेट्रामेथिलसिलेन जिसको कि हम 0.0 ppm डेल्टा पर हम एज्यूम करते हैं। महत्वपूर्ण क्या ध्यान रखना है कि यदि मैग्नेटिक फील्ड राइट साइड की ओर बढ़ती है स्पेक्ट्रम में तो केमिकल शिफ्ट हमारी लेफ्ट हैंड की ओर बढ़ती है। कन्वेंशनली यदि हम ये मान के चलें कि जो मोस्ट अपफील्ड सिग्नल को हम ए से डिनोट करें, उसके बाद नेक्स्ट को हम बी से, उसके बाद सी से, तो हम ये मान के चलते हैं कि जो टीएमएस का पीक है वो मोस्ट अपफील्ड जोन के अंदर यदि आता है तो उसके बाद नेक्स्ट ए, नेक्स्ट बी, नेक्स्ट सी। इस प्रकार से हम स्पेक्ट्रम में अलग अलग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ प्रोटॉन्स है उनको हम समझ सकते हैं। डेल्टा वैल्यू कैसे निकाली जाती है, ये उसका यहाँ पर फार्मूला दिया हुआ है कि किसी में एनएमआर के स्पेक्ट्रोमीटर में जो प्रोटॉन्स से रिलेटेड जो फ्रीक्वेंसी हमें प्राप्त होती है उस सिग्नल की वो याद रखेंगे। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेफरेंस जो हमारा टेट्रामेथिलसिलेन की फ्रीक्वेंसी आती है वो यहाँ रखेंगे, और स्पेक्ट्रोमीटर की फ्रीक्वेंसी कितनी है कि हम 60 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रोमीटर पे काम कर रहे हैं या 300 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रोमीटर पे हम काम कर रहे हैं। तो आप जैसे ही यहाँ रखोगे 60 मेगाहर्ट्ज यानी कि 10⁶, तो ये 10⁶ ऊपर से और 10⁶ कैंसिल आउट हो जाएगा। इसीलिए जो डेल्टा वैल्यू आती है वो यूनिटलेस वैल्यू हमें प्राप्त होती है। ये जो डेल्टा वैल्यू आती है हमें वो यूनिटलेस वैल्यू प्राप्त होती है, अर्थात उसकी कोई यूनिट नहीं होती है। तो सेकंड पॉइंट के अंदर हमने क्या देखा यहाँ पर कि हमारा जो एनएमआर का सिग्नल है उसकी पोजीशन अर्थात केमिकल शिफ्ट हमें क्या जानकारी देती है। नेक्स्ट पॉइंट, अब हम यहाँ पर यदि देखें कि हमने जो ए बी जो अभी बताया था आपको कि जो मोस्ट अपफील्ड यदि प्रोटॉन हमारा है तो उसको हम यहाँ पर क्या मान के चल रहे हैं क्या मान के चल रहे हैं कि वो हमारा अपफील्ड जोन के अंदर है। तो उसके बाद वाला प्रोटॉन जो है उसको हम बी कैटेगरी के तौर पर मान के चल रहे हैं, तो वो डाउनफील्ड जोन में चला गया। तो जैसे टोलुइन है यहाँ पर, तो टोलुइन के मिथाइल के 3 प्रोटॉन हमारे यहाँ पर है, तो बेंजीन के जो प्रोटॉन है हमारे 5 प्रोटॉन वो हमारे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर हमने इनको रफली यहाँ बताने की कोशिश करी है कि ये सारे के सारे एक जैसे हैं, तो ए प्रोटॉन है, ए प्रोटॉन है। ये ध्यान रखना जहां भी कहीं पर एक से अधिक प्रोटॉन्स का समूह है तब वहां पर ए और बी में उसे डिफ्रेंशिएट किया है, अदरवाइज सबको हम ए मान के नहीं चलेंगे। जैसे यहाँ पर है ये 3 और 3 6 प्रोटॉन एक ग्रुप है, तो ये 4 प्रोटॉनों का एक ग्रुप है। अब इनमें से कौन से ए कैटेगरी के होंगे, कौन से बी कैटेगरी के होंगे, वो यहाँ पर बताया गया है कि ये 3 और 3 6 प्रोटॉन जो हैं ये हमारे तो अपफील्ड के होंगे, तो ये जो 4 प्रोटॉन है हमारे ये डाउनफील्ड के होंगे। इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर CH3 CH2 CH2 Br है, तो इसमें से सबसे ज्यादा अपफील्ड वाला प्रोटॉन कौन सा होगा, ये वाला CH3 वाला, इसको हमने A बता दिया। इसके बाद कौन सा आएगा CH2, फिर इसके बाद कौन सा आएगा CH2, अर्थात CH2 प्रोटॉन जो है ये सबसे ज्यादा डाउनफील्ड जोन के अंदर होंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर हम यदि देखें कि तो ये जो CH3 और ये जो CH3 है 6 प्रोटॉन, ये तो हमारे अपफील्ड एरिया में है,
तो आइसोप्रोपाइल वाला जो प्रोटॉन है ये हमारा डाउनफील्ड एरिया के अंदर है। तो कुल मिलाकर के ए प्रोटॉन तो 6 है और बी प्रोटॉन 1 है। अब यहाँ पर इस तीसरे पॉइंट के अंदर जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर वो है इंटीग्रेशन, अर्थात रिलेटिव एरियाज अंडर ईच सिग्नल। यानी कि जब भी हम एनएमआर का सिग्नल देखते हैं तो सिग्नल में जो हमें नजर आ रहा है कर्व, उस कर्व का एरिया कितना है, उस एरिया से हम ये पता लगाते हैं कि वो जो सिग्नल बना है वो कितने प्रोटॉनों की वजह से बना है। तो उसे हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिकली इंटीग्रेटेड वो मशीन कर करके हमें यहाँ पर देती है, जिससे हम ये अंदाजा लगा लेते हैं, या हम यूँ कहिए कि हमें एक रेशो, एम्पिरिकल रेशो हमें वहाँ पर मिल जाता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में। तो वहाँ वो जो इंटीग्रेशन करके हमें सिग्नल्स की जो इंटेंसिटी मिलती है वो इसी रेशो में मिलेगी, 3:2:2। अर्थात ए के 3 प्रोटॉन है तो बी के 2 प्रोटॉन है तो सी के 3 प्रोटॉन है। इसी प्रकार से आप यदि आइसोप्रोपाइल नेचर को यदि आप समझोगे तो आइसोप्रोपाइल नेचर में हम देखते हैं कि 6 प्रोटॉन तो एक जैसे होते हैं और एक प्रोटॉन ये एक अलग प्रकार का है। तो वो जो इंटीग्रेशन में जब आप देखोगे या एनएमआर का सिग्नल देखोगे तो 6 प्रोटॉनों की वजह से तो आपको एक लंबा पीक नजर आएगा और एक प्रोटॉन की वजह से आपको एक छोटा सा पीक नजर आएगा। तो मशीन जो है, स्पेक्ट्रोमीटर जो है, वो ऑटोमेटिकली उसे इंटीग्रेट करके हमें उनकी इंटेंसिटी को 6:1 में कन्वर्ट कर करके देती है, जिससे हम यहाँ एक एम्पिरिकल अनुमान लगा लेते हैं कि हाँ, कि ये जो सिग्नल बना है वो इतने प्रोटॉन से मिलकर के बना है। जैसे ये है, ये CH2 साइक्लोहेक्सेन के पूरे 12 प्रोटॉन, ये 6 प्रोटॉन, इसी प्रकार से ये 12 प्रोटॉन और ये 6 और 4 प्रोटॉन। तो इनका यदि रेशो होगा वो 6/4 का होगा एनएमआर सिग्नल के अंदर। ये आप यहाँ पर ग्राफिकली समझ सकते हो कि जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ लिख दिया है, यहाँ पर 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेनोएट 1 2 3, ये नंबर 2 तो 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेनोएट। अब आप देख सकते हो कि 1 2 3 तीनों मिथाइल कुल मिलाकर के 9 प्रोटॉन एक जैसे हैं और ये मिथाइल डिफरेंट एनवायरनमेंट का है। तो 3 प्रोटॉन तो ये, 9 प्रोटॉन ये, तो कुल मिलाकर के इनका रेशो कितना हो गया 9/3, यानी कि 3:1। अर्थात एनएमआर स्पेक्ट्रम में इन 9 प्रोटॉन की वजह से जो सिग्नल हमें मिलेगा वो इस प्रकार से है। तो ये इंटीग्रेशन करके हमें यहाँ से और यहाँ तक का ये जो डिफरेंस है, ये जो है इसका और इसका अनुपात, वो आप देखोगे तो यदि ये 1 है तो ये आपको लगभग 3 गुना दिख रहा है। तो इससे हम ये एम्पिरिकली, यानी कि हम एक अनुमान लगाते हैं कि ये 3 है तो ये 1 है, अर्थात ये 3 प्रोटॉन की वजह से है तो ये 1 प्रोटॉन की वजह से है, अर्थात ये 9 प्रोटॉन की वजह से है तो ये 3 प्रोटॉन की वजह से है। तो कुल मिलाकर के एनएमआर सिग्नल से जो हमें तीसरी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है वो ये मिलती है कि रिलेटिव एरिया से हम ये पता लगाते हैं कि वो सिग्नल कितने प्रोटॉन से मिलकर के बना है। The fourth, but the last and the most important one is the splitting pattern. How many neighboring hydrogens? इसके बारे में हम पहले भी आपको n+1 रूल के अंदर हम पढ़ा चुके हैं कि पास्कल पैटर्न के आधार पर इनका जो मल्टीप्लेट स्ट्रक्चर होता है वो होता है। सामान्य रूप से हम देखते हैं कि यदि n इक्विवेलेंट नाइबरिंग हाइड्रोजन यदि होते हैं तो वो किसी एक प्रोटॉन के सिग्नल को n+1 पैटर्न में क्या कर देता है, स्प्लिट कर देता है। अर्थात किसी एक प्रोटॉन के बगल में n प्रकार के एक जैसे प्रोटॉन यदि उपस्थित होते हैं तो वो n प्रकार के एक जैसे प्रोटॉन उस प्रोटॉन के सिग्नल को n+1 में स्प्लिट कर देते हैं। यानी कि यदि नाइबरिंग में 2 प्रोटॉन है एक जैसे तो वो उस वाले प्रोटॉन के सिग्नल को कितने में, 2+1 यानी कि 3 में बदल देंगे, जिसका कि इंटेंसिटी रेशियो क्या है 1:1, जिसे हम कहेंगे ट्रिपलेट। और ये एक पास्कल ट्रायंगल के तौर पर है जहां पर इंटेंसिटी पैटर्न को हम आसानी से समझ सकते हैं कि जैसे 14641 का जो इंटेंसिटी पैटर्न आया वो कैसा आया कि यदि ये जो 6 आया तो क्या करो, इसके ठीक ऊपर वाले सिग्नल्स की जो इंटेंसिटी है उनको दोनों को जोड़ लीजिए, 3 और 3 6। इसी प्रकार से 4 है तो इसके ठीक ऊपर वाले लेफ्ट और राइट को आप जोड़ दीजिए तो 1+3 4। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर हमने इस लेक्चर के अंदर ये डिस्कस किया है कि ये हमारा जो एनएमआर का सिग्नल्स प्राप्त होते हैं हमें एनएमआर स्पेक्ट्रम में, उन सिग्नल से हमें हमारे एक
कंपाउंड के बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो हम यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। एनएमआर से रिलेटेड थर्ड ईयर के लेवल पर या ग्रेजुएशन के लेवल पर इतना सफिशिएंट है, और मैं समझता हूँ कि आपको एनएमआर से रिलेटेड अब तक जो भी वीडियो लेक्चर्स के अंदर बताया गया है, समझाया गया है, वो सब भी निश्चित रूप से समझ में आया होगा। यदि किसी भी प्रकार की कोई क्वेरीज है तो आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में आप लिख करके पूछ सकते हैं। एनएमआर से रिलेटेड और स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड और सभी वीडियोस देखने के लिए यहाँ पर मैं एंड स्क्रीन में लिंक शेयर कर रहा हूँ, आप उन्हें जा करके वहाँ पर देख सकते हैं। थैंक यू।